वेलकम गाइस। सो आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डाटा सफिशिएंसी। तो डाटा सफिशिएंसी पे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जामिनेशन में। डाटा इंटरप्रिटेशन में ये एक टॉपिक आता है डाटा सफिशिएंसी। सो इस पे हम सिर्फ एमसीक्यू करेंगे बिकॉज ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो आपका इसमें क्वेश्चन बनेगा कुछ इस तरह से। पहले वो आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, और फिर आपको वो दे देगा दो स्टेटमेंट्स। जैसे यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो अगर आप सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट को यूज़ करके उस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो और सेकंड स्टेटमेंट से उसका आंसर नहीं निकलता, सिर्फ फर्स्ट से निकलता है सेकंड से नहीं निकलता, तो आपका आंसर ए पार्ट हो जाएगा फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट वाइल सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट। और अगर सेकंड से उसका आंसर आ जाता है उस क्वेश्चन का आपका, बट फर्स्ट से नहीं आ पाता, तो फिर आपका आंसर बी पार्ट हो जाएगा सेकंड अलोन इज सफिशिएंट वाइल फर्स्ट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। और अगर दोनों में से किसी में से भी आंसर आ रहा है, मतलब फर्स्ट में से भी आंसर आ रहा है आपका और सेकंड में से भी आंसर आ रहा है, फिर आप लगाओगे आइदर फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट। ठीक है, दोनों में से किसी में से भी आंसर आपको मिल पा रहा है अगर तो। और अगर दोनों में से किसी में से भी आपको आंसर नहीं मिल रहा, तो फिर आप लगाओगे डी पार्ट, दैट इज नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज सफिशिएंट। और अगर दोनों को मिला के आंसर आ रहा है, मतलब अगर एक यूज कर रहा हूँ स्टेटमेंट तब तो आंसर नहीं आ रहा, बट दोनों को मिला के अगर आपको आंसर आ रहा है, देन यू विल टिक ई पार्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या पूछा है इस क्वेश्चन में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पे आपको स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड में दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दी हुई हैं। आपको पता है लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको दो लीनियर इक्वेशन मिनिमम होनी चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको दो इक्वेशंस मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अब आप सीधा देखोगे दो इक्वेशंस दी हुई हैं और लगा दोगे कौन सा आंसर, ई पार्ट, दैट इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट। बट आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन को ही 3 से मल्टीप्लाई करके वो सेकंड इक्वेशन में दे दी है। कहने का मतलब ये है, देखो फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो हो जाएगा 3x, और यहाँ पे भी 3x है, 3 2 6 वाई हो जाएगा, यहाँ भी 6 वाई है, और 6 3 18, यहाँ पे भी 18 है। इट मीन्स ये एक ही इक्वेशन है, बस एक इक्वेशन को एक नंबर से मल्टीप्लाई करके आपको दूसरी स्टेटमेंट में दिया हुआ है। लीनियर इक्वेशन जिन्होंने पढ़ी होगी उनको पता होगा कि जब किसी इक्वेशन को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो इक्वेशन सेम रहने वाली है। दैट मीन्स इनके जो कोफिशिएंट की रेशियो है ना, वो इक्वल आएगी, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 जब निकालोगे तीनों इक्वल आएंगे। सो इस केस में आपका आंसर ई ना होकर क्या हो जाएगा, इस केस में होगा आपका डी आंसर, नाइदर वन नॉर सेकंड इज सफिशिएंट। वाई, बिकॉज लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। आप बोलोगे यहाँ पे दो हैं, बट दो नहीं है, मैंने बता दी, यहाँ एक ही इक्वेशन दी हुई है। एक इक्वेशन, पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके उसने दूसरी स्टेटमेंट में दे दिया, तो वो इक्वेशन तो अलग नहीं हुई, बस 3 से मल्टीप्लाई किया। तो दो अगर डिफरेंट सोल्यूशन होती, डिफरेंट इक्वेशंस अगर होती, मतलब जिनके कोफिशिएंट्स की रेशियो सेम ना होती, a1/a2, b1/b2, c1/c2, अगर तीनों इक्वल ना होते, फिर आपका आंसर बनता था ई पार्ट। फिर दोनों को सॉल्व करके आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते थे। इन क्वेश्चंस में ये आपके लिए एक एडवांटेज होगा, इसमें आपको एक्चुअली एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, सिर्फ देख के बताना है कि एक्स की वैल्यू कहाँ से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो हमने सॉल्व किया नहीं, एक्स की वैल्यू फाइंड की नहीं, तब भी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मैनी चिल्ड्रन डज एम हैव। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि एम के कितने चिल्ड्रन हैं। ठीक है, चिल्ड्रन की बात कर रहा है, याद रखना चिल्ड्रन हो गया टोटल नंबर ऑफ उसकी कितनी डॉटर्स हैं और कितने सन्स हैं, दोनों को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, सो स्टेटमेंट फर्स्ट आपको दे रहा है एच इज ओनली डॉटर ऑफ एक्स। एच जो है वो एक्स की डॉटर है, ओनली डॉटर। ओनली डॉटर का मतलब हो गया उसकी एक ही बेटी होगी, फिर इसका मतलब ओनली डॉटर का मतलब हो गया उसकी एक ही बेटी होगी, कोई दूसरी या तीसरी बेटी नहीं होगी। बेटे हो सकते हैं बट डॉटर उसकी एक ही है। एच इज ओनली द डॉटर ऑफ एक्स हु इज द वाइफ ऑफ एम। देखो क्या कह रहा है कि एच जो है वो अकेली बेटी है किसकी, एक्स की, और एक्स जो है वो वाइफ है एम की। हमें एम के चिल्ड्रन बताने थे, तो अगर एक्स वाइफ है किसकी, एक्स अगर वाइफ है आपकी एम की, देखो एक्स अगर दिया हुआ है, एक्स वाइफ दी हुई है, एक्स अगर वाइफ है एम की, इट मीन्स एच जो है वो एम की भी डॉटर होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें सिर्फ यही पता चल रहा है कि एम की एक डॉटर है जिसका नाम एच है। ठीक है, एम की एक ही डॉटर है। अब इससे ये तो नहीं पता चल रहा उसके पास टोटल कितने चिल्ड्रन है उसके, बिकॉज सन्स भी तो हो सकते हैं उसके, यहाँ तो सिर्फ डॉटर की बात की है, इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट इज नॉट सफिशिएंट। तो अब हम स्टेटमेंट सेकंड देख लेते हैं, सेकंड में क्या क्या बताओ, सेकंड से हमारा आंसर आ जाए। स्टेटमेंट सेकंड में हमें दिया है के एंड जे आर दी ब्रदर्स ऑफ एम। के और जे जो हैं वो एम के ब्रदर्स हैं, तो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं, एम के ब्रदर्स हमें बताने नहीं, हमें एम के चिल्ड्रन बताने। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी यूज़ में नहीं है, तो फर्स्ट से भी हमारा आंसर नहीं आया, सेकंड से भी नहीं आया। इट मीन्स आपका हो जाएगा नाइदर नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड वाला आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को बस आपको ध्यान से देखना है और आंसर करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होंगे ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो आप क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो पी और क्यू के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। पी और क्यू दो नंबर हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट देखो क्या है, पी इज 70% ऑफ जेड। पी 70% है किसका, जेड का, जेड एक थर्ड नंबर आपको दिया हुआ है। स्टेटमेंट सेकंड में क्या दिया है, क्यू इज 60% ऑफ जेड, और क्यू जो है जेड का 60% है, पी जो है जेड का 70% है। अब मुझे बताओ क्या यहाँ से आप पी और क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, बिकॉज वैल्यू निकलेगी तो उन दोनों का माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा, है ना। तो वैल्यू हम नहीं निकाल सकते बिकॉज पी की वैल्यू निकालने के लिए आपको जेड की वैल्यू चाहिए, क्योंकि आपको तो जस्ट इतना ही दिया ना कि पी जो है जेड का 70% है, तो 70% निकालने के लिए जेड की वैल्यू होनी चाहिए। और स्टेटमेंट सेकंड में दिया क्यू इज 60% ऑफ जेड, यहाँ भी जेड की वैल्यू नहीं दी हुई, तो जब तक आपको जेड की वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक आप पी और क्यू की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। और अगर पी और क्यू की वैल्यू ही नहीं फाइंड कर सकते तो उनका डिफरेंस कहाँ से फाइंड करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका हो जाएगा डी, दैट इज नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ।
फोर्थ में आपको दिया है व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ 6 बॉक्सेस, ईच ऑफ देम इज इक्वल इन वेट। तो 6 बॉक्सेस हैं और हर एक बॉक्स का वेट जो है वो सेम है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, सेम है, हर एक वेट का बॉक्स मान लेते हैं एक्स है, तो हर बॉक्स का फिर वेट कितना हो जाएगा एक्स के जी, ठीक है, और 6 ऐसे बॉक्सेस है, आपको टोटल वेट उनका निकालना है। तो एक का वेट मिल जाएगा तो टोटल भी मिल जाएगा, बिकॉज सबका वेट सेम है, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज एक बॉक्स का वेट अगर 10 kg आया तो 6 का 60 kg हो जाएगा। ओके, अब रीड करते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट आपको दिया है 1/3 ऑफ ईच बॉक्स वेट इज 2 kg। वो कह रहा है एक बॉक्स का जो वेट है उसका 1/3 अगर करें तो वो 2 kg है, तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। देखो देखो कैसे मिलेगी, क्या कह रहा है, 1/3, 1/3 हो गया 1/3, 1/3 ऑफ ईच बॉक्स वेट, तो ईच बॉक्स वेट हमने एक्स मान लिया, सपोज एक्स है, इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको कितना 2 kg। अब 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको उधर शिफ्ट कर दो, उधर ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 3 2 6। तो देखो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 6 kg, 6 kg। तो एक्स क्या था आपके पास, एक्स था आपका मास ऑफ वन बॉक्स। सो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई, एक्स इज इक्वल टू 6 kg। अब ईच बॉक्स का वेट जो है वो आपको इक्वल दिया हुआ है, तो 6 बॉक्सेस का हो जाएगा 6 × 6 दैट इज 36 kg। समझ गए बात को, हमें निकालना नहीं, हमें छोड़ो, हमें हमारा बस इतना आंसर देना था। क्या फर्स्ट स्टेटमेंट से हम आंसर निकाल सकते हैं? यस, फर्स्ट से हमारा आंसर निकल जाता है। अब सेकंड को देखते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द टोटल वेट ऑफ 4 बॉक्सेस इज 12 kg मोर देन द टोटल वेट ऑफ 2 बॉक्सेस। देखो जो स्टेटमेंट लिखी यहाँ पे दी है उसको आप राइट डाउन करो, क्या कह रहा है, टोटल वेट ऑफ 4 बॉक्सेस, तो 4 बॉक्सेस का वेट कितना हो जाएगा 4x, क्योंकि एक बॉक्स का हमने एक्स माना हुआ है, इज 12 मोर, ये 12 kg ज़्यादा है किससे, द टोटल वेट ऑफ 2 kg। सो 4x इज इक्वल टू आपको दिया है टोटल वेट ऑफ 2 बॉक्सेस, तो 2 बॉक्सेस का वेट हो जाएगा 2x, इससे कितना ज़्यादा है +12, +12, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ से भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, 2x को पहले आप इधर शिफ्ट करोगे तो 4x माइनस 2x बचेगा 2x, तो 2x इज इक्वल टू 12 बचेगा, फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6 kg आ जाएगा। सो एक बॉक्स का वेट आ जाएगा 6 kg, तो 6 बॉक्सेस का 6 × 6 36 kg। सो स्टेटमेंट फर्स्ट से भी हमारा आंसर आ रहा है और स्टेटमेंट सेकंड से भी हमारा आंसर आ रहा है, तो इस केस में हो जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट, दोनों में से कोई भी आप ले लो, दोनों में से दोनों स्टेटमेंट्स में से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आइदर फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट, आइदर और बोथ वाले केस में कंफ्यूज नहीं होना, बोथ आप तब लगाओगे जब दोनों को यूज़ करके आंसर आ रहा है। जब एक को अगर यूज़ करते हैं इंडिविजुअली तो आंसर नहीं आ रहा, बट दोनों स्टेटमेंट्स को अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तब आंसर आ रहा है। और आइदर आर आप कब लगाओगे, जब दोनों में से इंडिविजुअली आंसर आ रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में हमने निकाला, फर्स्ट से भी आंसर निकाला और सेकंड से भी निकाला, तो इस केस में आइदर आर वाला आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच एयर वाज राहुल बोर्न, तो आपको बताना है कि राहुल कौन से एयर में बोर्न हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, राहुल एट प्रेजेंट इज 25 ईयर्स यंगर देन हिज मदर, तो इससे तो कुछ लेना देना नहीं, इससे तो राहुल की एज निकलेगी नहीं, सिर्फ इतना बताया राहुल जो है अपनी मदर से 25 ईयर्स छोटा है। तो अगर राहुल की एज निकालनी है तो उसके लिए आपको मदर की एज पता होनी चाहिए, उससे हम 25 माइनस करेंगे तो राहुल की एज आ जाएगी तो एयर भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सफिशिएंट नहीं है। अब सेकंड देखते हैं, राहुल्स ब्रदर, राहुल का एक भाई है, हु वाज बोर्न इन 1964, ठीक है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ आपको दी हुई है, इज 35 ईयर्स यंगर देन हिज मदर, वो उसकी मदर से कितना बड़ा, कितना यंगर है, 35। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, आप देखो कैसे, हमें दिया है राहुल के ब्रदर की, देखो डेट ऑफ बर्थ दी हुई है 1964, और ये भी दिया है कि वो मदर से कितना बड़ा है, 35 यंगर है, सॉरी छोटा है। तो इसकी डेट ऑफ बर्थ से आप 35 माइनस करो, दैट इज 1964 से आप 35 माइनस करो तो आपके पास आ जाएगा 1929, 1929। ये किसकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, ये आ जाएगी मदर की, है ना, मदर की आ गई ना, क्योंकि राहुल देखो ना, राहुल के ब्रदर की आपको डेट ऑफ बर्थ दी थी 1964, राहुल के ब्रदर की डेट ऑफ बर्थ है, बट वो अपनी मदर से 35 साल छोटा है, तो इससे हमने 35 माइनस किया, तो ये डेट ऑफ बर्थ किसकी आ गई, ये आ गई राहुल के मदर की। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में वापस आ जाओ, राहुल की जो है वो उसकी मदर से 25 साल वो छोटा है, उससे 25 साल छोटा है, तो मतलब 25 साल बाद में पैदा हुआ होगा। 1929 में हम 25 को ऐड कर देंगे तो वो हमारी आ जाएगी राहुल की ईयर ऑफ बर्थ, ठीक है, किस ईयर में वो बोर्न हुआ था वो आ जाएगा 20। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों स्टेटमेंट्स को अगर साथ में यूज़ करें तो तब हमारा आंसर आ रहा है, अगर इंडिविजुअली यूज़ करें तो आंसर नहीं आ रहा, तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा ई पार्ट, दैट इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच वाज द टोटल सेल ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी है उसकी टोटल सेल आपको बतानी है, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, द कंपनी सोल्ड 8000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए ईच कॉस्टिंग RS 25, तो अपने कंपनी ने कितने यूनिट्स सोल्ड किए 8000, और हर एक आर्टिकल की, प्रोडक्ट ए है उसका नाम, उस एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है 25, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 8000 इंटू 25, ये टोटल सेल हो जाएगी कहाँ से, प्रोडक्ट ए को बेच के, प्रोडक्ट ए को बेच के ये टोटल सेल होगी, ये कंपनी की टोटल सेल नहीं है। हाँ, अगर कंपनी कोई और प्रोडक्ट नहीं बनाती, सिर्फ प्रोडक्ट ए बनाती है, तो फिर कंपनी की टोटल सेल यही होगी। आपको क्वेश्चन में कंपनी की टोटल सेल पूछी है, ये याद रखना। और फर्स्ट स्टेट में हमें टोटल सेल कंपनी की मिल रही है, बट बाय दी प्रोडक्ट ए को बेच के जो उसकी टोटल सेल आ रही है। स्टेटमेंट सेकंड मतलब फर्स्ट से हमारा आंसर नहीं आया, हो सकता है कंपनी कोई और प्रोडक्ट भी बनाती हो, है ना, तो उससे भी तो कुछ सेल आई होगी, तो वो फिर ऐड होगी तो फिर टोटल निकलेगी कंपनी की सेल।
ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हमारा आंसर नहीं आया। सेकंड स्टेटमेंट, द कंपनी हैज़ नो अदर प्रोडक्ट लाइन। हाँ, अब हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि वो कोई और प्रोडक्ट नहीं बनाती। इसका मतलब वो पूरी कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट ए ही बनाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन कैसे आएगा? अगर आप दोनों स्टेटमेंट्स को यूज़ करोगे। फर्स्ट स्टेटमेंट से नहीं आया था, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट में सिर्फ आपका प्रोडक्ट ए की सेल आई थी। सेकंड स्टेटमेंट में से हमें पता चला कि कंपनी कोई और प्रोडक्ट नहीं बनाती, तो टोटल सेल भी वही होगी। इसका मतलब इसका आंसर भी आपका हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट, दैट इज ई पार्ट इज योर आंसर। तो डाटा सफिशिएंसी में बस इतना आपके लिए बड़ा है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से पुट अप होंगे, आप आंसर देना। अगर सिर्फ स्टेटमेंट फर्स्ट से आंसर आ रहा है तो ए पार्ट, सिर्फ सेकंड से आ रहा है तो बी पार्ट, दोनों में से अगर अलग अलग आंसर आ रहा है तो सी पार्ट, अगर दोनों में से किसी में से भी आंसर नहीं आ रहा तो डी पार्ट, और अगर दोनों को साथ में मिला के आंसर आ रहा है तो फिर ई पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो आप, और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मैं इनकी पीडीएफ्स डालता हूँ। थैंक यू।